अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अहम टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ और ये टॉपिक वो है जो तमाम इन्वेस्टर और जो यहाँ पर टर्की में इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग या प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अहम है कि उन्हें सबसे पहले शिफ्ट होने से पहले और ये फ़ैसला करने से पहले ये जानना चाहिए कि वहाँ पर जो विरासती कानून है वो क्या है। विरासती कानून पर बात करने से पहले, तफसील से बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ लोग मैंने देखा है टर्की में आके कुछ लोग पैसे बचाने के लिए पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं उसमें अपार्टमेंट या वो पुरानी बिल्डिंग्स ख़रीद रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एक लॉस है जो उन लोगों की नज़र में नहीं है। मैं वो भी आपको बताता चला जाऊँ कि जो 2007 से पुरानी बिल्डिंग्स हैं उन पर जो नए कवानीन हैं, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग जो है यानी ज़लज़ले से मज़ामती जो बिल्डिंग्स हैं, नया कानून है टर्की में, उसका इतलाक़ नहीं होता। यानी उससे पहले कानून मौजूद नहीं था और 2007 से पहले जो बिल्डिंग्स थी वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग नहीं बनाई जाती थी, जो कि अब तकरीबन रिक्टर स्केल 8 मैग्नीट्यूड पर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग हैं, जो कि टर्की की गवर्नमेंट की तरफ से उसके बगैर बिल्डिंग बनाना अलाउ नहीं है। तो उसके बाद वाली जो बिल्डिंग है वो कवर करती हैं अर्थक्वेक शॉक्स को, लेकिन उससे पहले ये बिल्डिंग्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंस नहीं थी। ये एक छोटा सा एक मैसेज था दोस्तों को, पुरानी बिल्डिंग्स के पैसे बचाने के चक्करों में कोई ऐसी बिल्डिंग ना ले लें कि जो खुदा न खास्ता बड़े नुकसान का बायस बने। अब हम आते विरासती कानून विरासत पर, यानी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसका जानना बड़ा ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में, ख़ास तौर पर यूरोप में और कनाडा में और सऊदी अरब में और मिडल ईस्ट के कुछ मुल्कों में अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा मुअम्मा है कि जो विरासती कानून है वो डिफ़र करते हैं। और विरासती कानून डिफ़र करने की वजह से जो इन्वेस्टर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या जो लोग शिफ्ट होते हैं यहाँ पर आके घर बनाते हैं, तो वो अफराद बाद में उन्हें समझ आती है कि यहाँ पर जो खुदा न खास्ता जो मालिक है जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी होती है, वो जब इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है तो वो बाद में उसके जो लीगल हेयर्स हैं, जो कानूनी वारिस हैं, उनके लिए बड़े मसाइल और प्रॉब्लम का बायस बनता है। तो किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, बल्कि इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला करने से पहले, मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले जो जानने वाली चीज़ है वो है विरासती कानून उस मुल्क का क्या है। और उसके मुताबिक आपको, अगर आप समझते हैं कि आपके लीगल हेयर्स उसमें कंफर्टेबल हैं या उसमें उनको सिक्योरिटी हासिल है, तो आप यकीनन सेकंड स्टेप फ़ैसला करें कि आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपके लीगल हेयर्स यानी आपके खुदा न खास्ता कोई आदमी यहाँ से दुनिया से चला जाता है, वो फौत हो जाता है, तो उसके बाद उसके औलाद, उसकी बीवी या उसके वालिदैन जो हैं, बहन भाई, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, वो सिक्योर नहीं है और उनको उस प्रॉपर्टी, करोड़ों अरबों रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट है और उस प्रॉपर्टी में उन्हें बाद में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, तो उन्हें वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपसे टर्किश कानून शेयर करने जा रहा हूँ कि जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तुर्की का है वो तो टर्किश पीपल और फॉरेनर उनके लिए एक ही बराबर है। लेकिन यहाँ 2-4 चीज़ें मैं आपसे जो शेयर करने जा रहा हूँ वो आपके जानना बड़ा अहम है आपके लिए, कि यहाँ पर अगर आप टर्किश कवानीन को नहीं फॉलो करना चाहते लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, तो उसमें आप अपने जिस मुल्क से आप बिलोंग करते हैं उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक भी अपनी विरासत का फ़ैसला कर सकते हैं और लीगल हेयर्स के लिए उनके मुताबिक आप अपनी जायदाद की तकसीम कर सकते हैं। 3-4 चीज़ें जो यहाँ डिफ़र करती हैं वो मैं क्विकली आपको बता दूँ और ये बता दूँ कि जो टर्किश लोग हैं या जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए यहाँ यूरोप की तरह या कनाडा की तरह ऐसा नहीं है कि अगर उनकी विल नहीं होगी, उन्होंने तहरीरी विल नहीं दी होगी, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सरकार ज़ब्त हो जाएगी और या सरकार ओन कर लेगी और लीगल हेयर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर कानून है कि वारसीन को जो प्रॉपर्टी है, अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स दुनिया से चला जाता है तो उसके लीगल हेयर्स जो वारसीन हैं उनको
प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है। अब हिस्सा शरई एतबार से अगर हम देखें, अब मैं थोड़े से जो डिफ़र करता है वो आपको पहलू बता दूं कि शरई एतबार से जो हिस्सा मिलता है वो हमारी शरीयत के मुताबिक ये है कि लड़के को 2 गुना और लड़की के हिस्से की निस्बत 2 गुना, यानी लड़की को बेटी को बेटे की निस्बत हाफ प्रॉपर्टी असासाजात में से हिस्सा मिलता है। और इसी तरह जो स्पाउस है, यानी जो जीवन साथी है, पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो अगर बीवी के नाम है या खामद के नाम है तो शरई एतबार से तकरीबन अगर देखें तो कुल असासाजात का 46% के करीब, तकरीबन मैं बात कर रहा हूँ, वो जो स्पाउस है यानी जो खामद है या बीवी है, दोनों में से एक अगर फौत हो गया तो उसको 46% के करीब मिलता है। जबकि यहाँ पर टर्की में 50% स्पाउस को मिलता है। किसी के फौत हो जाने के बाद जो भी बीवी बचती है, बाकी या उसका खामद ज़िंदा रहता है, कि बीवी के नाम जायदाद है, खामद ज़िंदा है, या खामद के नाम जायदाद है, बीवी ज़िंदा है, तो उसको 50% मिलता है। जो दूसरी चीज़ डिफ़र करती है यहाँ पर वो ये करती है कि यहाँ पर औलाद में बेटी हो या बेटा हो, सबको टर्किश कानून के मुताबिक बराबर का हिस्सा मिलता है। ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान में शरई एतबार से आधा हिस्सा बेटी का है और 2 गुना हिस्सा बेटे का है। तो यहाँ पर बेटी और बेटे की तकसीम नहीं है, लीगल हेयर्स में बेटी है या बेटा है, सबको बराबर का हिस्सा दिया जाता है ये टर्किश कानून के मुताबिक। हाँ, अब अगर आप डिफ़र करना चाहते हैं, अगर आप इस शरई कानून के मुताबिक को फ़ैसला करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसकी पोजीशन भी मौजूद है कि आपको अपनी विल तहरीरी तौर पर देना होगी और वो कोर्ट एक्सेप्ट करेगा आपकी विल। आपने बाकायदा उसका जो नोटरी पब्लिक से आपने वो तहरीर बनानी है, और ख़ास तौर पर वो तहरीर जो है वो आपके अपने हाथ से लिखी हुई हैंड राइटिंग में आपकी तहरीर होनी चाहिए, ना कि वो टाइप शुदा या कोई कंप्यूटर से प्रिंट की हुई तहरीर। ये कंडीशन है और कोर्ट जो है वो इसे एक्सेप्ट करेगा। तो आपकी जो विल है उसके मुताबिक यहाँ जब खुदा न खास्ता उस शख्स को जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसको कुछ हो जाता है तो आपको उस विल के मुताबिक आपके लीगल हेयर्स को, वारसीन को हिस्सा दिया जाता है। अब अगर यहाँ जैसे कि यहाँ पर आग कर दिया जाता है कुछ औलाद की नाफरमानी की वजह से या कुछ ऐसे घरेलू झगड़ों और मसाइल की वजह से कुछ मुल्कों में आग कर दिया जाता है, अखबार में दे दिया जाता है, तो उसका कानूनी तौर पर कहते हैं कि हिस्सा नहीं रहता और वालिदैन दूसरों को दे देते हैं। लेकिन टर्की में अगर आप विल भी अगर आप अपनी तहरीर करते हैं, उसमें से आप अपनी औलाद में से किसी एक को किसी भी वजह से, किसी झगड़े की वजह से, किसी जो बहुत बड़े ब्लंडर की वजह से, क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से, जिस वजह से भी उसको आप अपने लीगल हेयर्स में शामिल नहीं करना चाहते, आप अपनी विल में लिखते हैं कि आपके फ़र्ज़ करें 2 बेटियां 2 बेटे और एक बेटे को आप निकाल देते हैं अपनी विल में, और 2 बेटियां 1 बेटे को आप अपनी जायदाद का वारिस गर्दानते हैं, तो इसका मतलब ये है आपको अदालत में सबूत के साथ प्रूव करना पड़ेगा कि आप उसको उसका हिस्सा क्यों नहीं दे रहे। और अगर अदालत मुतमिन होगी आपकी विल पर, आपके पास सॉलिड ग्राउंड होंगे कि आप वाकई उसे लॉजिकली उसे उसके हिस्से से महरूम कर रहे हैं, जो कि बहुत कम होता है। और ये बहुत कम चांस है कि आपके उस लीगल वारिस को टर्किश अदालत निकाल दे आपके हिस्से में से आपकी विल के मुताबिक। तो ये विल भी आपके शरई लॉज के मुताबिक आप विल बना सकते हैं या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, जिस तरह आप अपनी फैमिली में तकसीम करना चाहते हैं उसके मुताबिक आप बना सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो का वो ये है कि मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी की औलाद नहीं है या मियाँ बीवी दोनों चले गए हैं दुनिया से, या औलाद भी नहीं है और माँ बाप भी नहीं है, और फिर उनका उसकी वरासती, ये मुख्तलिफ पहलू हैं, वरासती तकसीम किस तरह होगी। फिर अब पहली बात तो ये कि अगर औलाद नहीं है तो बीवी, अगर खामद फौत हो गया, बीवी अकेली औलाद नहीं है, तो उसके जो पेरेंट्स अगर ज़िंदा हैं वो उसके साथ शराकतदार होंगे। जो शख्स फौत हो गया उसके अगर पेरेंट्स ज़िंदा हैं
تو وہ بیوی کے ساتھ، بیوی کو 50% اور باقی اس کے پیرنٹس کو تقسیم ہوگا۔ اب اگر فرض کریں پیرنٹس بھی نہیں ہیں، تو پھر اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ بیوی کے ساتھ، بیوی کو 50% جائیداد کا حصہ ملے گا اور باقی تقسیم اس کے بہن بھائیوں میں ہوگی، اس شخص کے جو فوت ہو چکا ہے۔ اور فرض کریں اگر اس شخص کی بیوی بھی نہیں ہے اور بہن بھائی بھی نہیں ہیں، نامینیز بھی نہیں ہیں اور ماں باپ بھی نہیں ہیں، صرف اولاد ہے، تو اولاد میں تمام جائیداد ایکول تقسیم ہوگی۔ اور اگر اس شخص کا کوئی بھی نہیں ہے تو وہ سرکار اون کر لے گی اس جائیداد کو، وہ بحق سرکار کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی وہ جائیداد۔ اب اس کو آپ نے سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ کہ آپ نے ول نہیں لکھی ہوئی۔ فرض کریں آپ کی ول کی تحریری طور پر کوئی شواہد نہیں ملے اور ٹرکش قانون لاگو ہوتا ہے، یا آپ کی ول تحریر ہوئی ہے تو آپ کے نامینیز کون ہوں گے اس کا ایک تو ول میں لکھا ہوتا ہے، دوسرا اس نامینیز ول میں لکھے ہوئے نامینیز کو پروو کرنے کے لیے آپ کا جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، آپ کے جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے، وہ بہت بڑی وہ پروف ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کے جو اس دنیا سے انتقال کر چکا ہے اس کے آپ لیگل ہیئرز ہیں۔ تو یہ وہ ڈاکومنٹ ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، جو آپ لے کے جاتے ہیں عدالت میں اور آپ جا کے انہیں بتاتے ہیں کہ آپ ان کے قانونی وارث ہیں۔ اگر فرض کریں ول بھی تحریر نہیں ہے، پھر بھی آپ کے یہ ڈاکومنٹ آپ کے کام آتے ہیں اور آپ جا کے عدالت میں یہ ثبوت اپنے دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے ہم فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، یہ میرج سرٹیفکیٹ ہے میرے والد صاحب اور والدہ کی، اور اس کے بعد یہ ہمارے برتھ سرٹیفکیٹ ہیں جن پر ان کا اندراج ہے۔ ویسے موسٹلی جو لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ٹی آر سی لیتے ہیں یا پراپرٹی ریزیڈنٹ پرمٹ لیتے ہیں یا یہاں پر کوئی کمپنی کھولتے ہیں تو ان کے یہ ڈاکومنٹ آلریڈی نوٹری پبلک سے ٹرانسلیٹ ہو کے ٹرکش حکام کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور وہ انہی سے اس کا قانونی طور پر جو لیگل ہیئرز ہیں، وارثین ہیں، اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں اور وہیں سے وہ اس پراپرٹی کی تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب مختلف ملکوں میں اگر آپ دیکھیں، سعودی عرب میں اگر ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کی فیملی وہاں پر ہے تو اس کی وراثت ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ قانونی طور پر وہ پراپرٹی اس کے وارثین کو منتقل نہیں ہوتی، بلکہ وہ پراپرٹی بیچ کے لیکوڈ کیش جو ہے، لیکوڈ ایسٹ جو ہے، یعنی کیش کی صورت میں وہ بیچ کے پراپرٹی وہ اپنا تقسیم کر سکتے ہیں لیکوڈ کیش، لیکن پراپرٹی ان کے نام ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ اب اگر آپ کینیڈا میں لے لیں یا یورپ کے کنٹریز کے قوانین لے لیں، تو اگر آپ کی ول نہیں ہے تحریری طور پر تو آپ کی سرکار آپ کی پراپرٹی کی مالک ہو جاتی ہے، آپ کے بیوی اور بچوں کو پراپرٹی نہیں ملتی۔ لیکن ٹرکی میں دو قوانین رائج ہیں، ایک ٹرکش کا قانون جو ہے جو لا آف انہیریٹنس ہے، اور دوسرا اس ملک کا قانون، اگر آپ کی ول ہے اس ملک کا قانون جس ملک سے آپ وابستہ ہیں یا جس ملک سے آپ ٹرکی شفٹ ہوئے، وہ قانون بھی اس پر بھی عمل درآمد ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔